स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरफ देखो उस तरफ इंडिया और कनाडा के बिगड़ते रिलेशंस की चर्चा हो रही है। हर बदलते दिन के साथ ये मुद्दा और भी संगीन होता जा रहा है। कुल मिलाकर अभी नेशनल और ग्लोबल मीडिया में सारी लाइमलाइट इसी ने बटोरी हुई है। लेकिन इस सब के बीच हम आपका ध्यान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहेंगे, जो भारत के लिए कंसर्निंग डेवलपमेंट हो सकती है। हम बात कर रहे हैं H1B वीजा की। जैसे कि हम सब जानते हैं, कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। जैसे जैसे पोल्स के दिन नजदीक आ रहे हैं, वहां कैंपेनिंग, मैनिफेस्टोस और प्रोमिसेस का मौसम उतनी ही तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इन सब के बीच जो नाम फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वो है इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी का। अपनी स्पीचेस के दौरान हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया कि अगर वो 2024 की प्रेसिडेंशियल रेस जीतते हैं तो वो H1B वीजास को पूरी तरह स्क्रैप कर देंगे। विवेक रामास्वामी से पहले उनके रिपब्लिकन सीनियर और अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इलेक्शन कैंपेन में इसी तरह के प्रोमिसेस किया करते थे। और केवल प्रोमिसेस ही नहीं, बल्कि 2020 में उन्होंने सच में अमेरिका में काम करने वाले लाखों फॉरेनर्स का वीजा सस्पेंड कर दिया था। यहाँ आपको याद दिला दें कि वो दौर पैंडेमिक का था और उनके मुताबिक उन्होंने ये कदम पैंडेमिक के कारण ऑरिजिनेट हुई इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए किया था। और इसका एक कारण अमेरिकन सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी था। उनके बाद यूएस के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनके इस बैन को लिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जब दुनिया नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुकी है, तो आखिर विवेक रामास्वामी के लिए इस वीजा को स्क्रैप करने की क्या जरूरत आन पड़ी। उनका कहना है कि वो लॉटरी बेस्ड वीजा सिस्टम को हटाकर उसको एक मेरिट बेस्ड वीजा सिस्टम से रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में उनके इस स्टेटमेंट के पीछे उनका यही मकसद है? लेकिन दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर H1B वीजा क्या है, जिसको लेकर अक्सर अमेरिकन इलेक्शंस में इतनी हाइप बनी रहती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अपने इलेक्शन कैंपेन्स में इसको इतना कैपिटलाइज क्यों करते हैं? अमेरिका को इसके होने ना होने से क्या फायदा है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसके बैन होने से भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन सभी सवालों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस वीजा की बारीकियों को समझते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि वीजा एक ऐसा परमिट होता है जिसके थ्रू हम किसी देश में टूरिज्म, वर्क, स्टडीज के पर्पस से एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वहां आ और जा और रह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह से किसी दूसरे देश में आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टे का कार्ड होता है। इमिग्रेंट्स की कैटेगरी उनके ट्रैवलिंग के पर्पस, वर्क के नेचर और टाइम के बेसिस पर वीजा कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनको एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स द्वारा इशू किया जाता है। इन्हीं में से एक H1B वीजा दुनिया के सबसे पॉपुलर वीजास की लिस्ट में शामिल है। H1B वीजा एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो यूएस एम्प्लॉयर्स को स्पेशलाइज्ड स्किल्स के फॉरेन वर्कर्स को हायर करके एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूएस में एम्प्लॉय करने की अनुमति देता है। H1B वीजास के तहत मुख्य तौर पर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या मेडिकल साइंस जैसे टेक्निकल फील्ड्स में जॉब प्रोवाइड की जाती है। ये यूएस बेस्ड टेक्निकल कंपनीज के लिए इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज से हर साल हजारों की संख्या में स्किल्ड लेबर हायर करने का एक इंटीग्रल टूल है। एक H1B वीजा क्लासिफिकेशन की इनिशियल ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है, जिसको मैक्सिमम 6 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस वीजा के लिए क्वालिफाई करने के लिए फॉरेन वर्कर को यूएस एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। यानी एम्प्लॉयर्स के पास इस वीजा को इशू करने और उसको टर्मिनेट करने की पूरी फ्रीडम होती है। एक एम्प्लॉयर किसी भी H1B वीजा वर्कर को बिना किसी पेनल्टी के कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन इसके चलते उस एम्प्लॉय का यूएस में रहना और काम करने का स्टेटस छिन जाता है। ऐसे में पहले ये होता था कि एम्प्लॉय को अपनी प्रीवियस जॉब ओवर होने से पहले ही एक नई जॉब की तलाश करनी पड़ती थी। लेकिन जनवरी 2017 के बाद से H1B वीजा वर्कर्स को एक 60 डे ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस बीच वो यूएस में लीगली रहते हुए अपने लिए दूसरी जॉब और किसी और एम्प्लॉयर द्वारा अपनी स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकता है। इस तरह से एम्प्लॉयर्स के लिए अपनी वर्कफोर्स को मैनेज करना और साथ ही ये एक H1B वर्कर के लिए नए स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर को ढूंढना आसान बना देता है। लेकिन ये वीजा सिस्टम एम्प्लॉयर के ऊपर भी कुछ कंडीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज करता है। जैसे किसी भी एम्प्लॉई का वीजा टर्मिनेट करते वक्त
एम्प्लॉयर को रियल टर्मिनेशन का एक क्लियर नोटिफिकेशन देना होता है। इसमें एक रिटन नोटिस में ये मेंशन करना जरूरी होता है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया जा चुका है। एम्प्लॉयर को इस चीज की इंफॉर्मेशन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, यूएस कॉन्सुलेट के एंटी फ्रॉड सेक्शन और यूएस के लेबर डिपार्टमेंट को देनी होती है। साथ ही अब चूंकि ये एम्प्लॉय यूएस में रहने और उसके साथ काम करने का स्टेटस लूज कर चुका है और उसको कोई नई जॉब नहीं मिली है, तो ये एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है कि वो उस एम्प्लॉय को उसके लास्ट फॉरेन रेसिडेंस तक वापस जाने की रीजनेबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोवाइड करे। ये कॉस्ट प्लेन टिकट या कैश पेमेंट के रूप में प्रोवाइड की जाती है और कि एम्प्लॉय इसको लेने से रिजेक्ट भी कर सकता है। ऐसे में एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो कुछ इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने इस डिक्लाइन की एक लीगल स्टेटमेंट साइन करवाए। लेकिन यदि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अपनी एम्प्लॉयमेंट को खुद टर्मिनेट करता है तो एम्प्लॉयर उसको रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा एम्प्लॉयर के लिए बेहद जरूरी है कि वो उन सभी स्टेप्स के दौरान यूएस के इमिग्रेशन लॉज को हर पॉइंट पर कंप्लाई करे। दोस्तों खैर ये तो बात हुई H1B से रिलेटेड सभी टेक्निकल डिटेल्स की, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि पिछले कुछ समय से ही यूएस के कुछ प्रेसिडेंट्स इस H1B वीजा को स्क्रैप करना चाहते हैं। अब से कुछ समय पहले जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाई अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया, तब से H1B वीजा अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। बाई अमेरिकन एंड हाई अमेरिकन कैंपेन के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप इस सिस्टम को रेक्टिफाई करना चाहते थे। उन्होंने यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS को लगभग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया जो हाई स्किल्ड फॉरेन नेशनल्स की इमिग्रेशन के अगेंस्ट खड़ी हो गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान USCIS ने H1B वीजास के पिटिशंस को जिस परसेंटेज में डिनाई किया वो उनके पहले 4 साल के डिनाइल से भी ज्यादा थे। वो हाईली स्किल्ड फॉरेन एम्प्लॉयज के लिए अमेरिका में आकर काम करना बेहद टफ कर देना चाहते थे। उनके मुताबिक इस सिस्टम से फॉरेन एम्प्लॉयज नेटिव अमेरिकन वर्कर्स की जॉब कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ? आइए देखते हैं। तो दोस्तों यूएस में H1B वीजा के रूट्स यूएस कांग्रेस द्वारा 1952 में पास किए गए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में ट्रेस किए जाते हैं। ये H1B वीजा बाद में जाकर नर्सेस के लिए H1A वीजा और बाकी सभी स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस के लिए H1B वीजा में स्प्लिट हो गया। बिल क्लिंटन की प्रेसिडेंसी के दौरान ऐसे बहुत से स्टेप्स लिए गए जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि H1B वीजा स्पेशलाइज्ड अमेरिकन वर्कर्स को हार्म ना कर सके। उदाहरण के लिए इस वीजा के लिए एक एप्लीकेशन फी इंपोज कर दी गई और इस फंड को अमेरिकन वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाने लगा। खैर आज H1B वीजा के तहत फॉरेन वर्कर्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम जैसी फील्ड्स में यूएस की लेबर मार्केट की बहुत क्रिटिकल डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। इकोनॉमिक्स के मुताबिक यूएस में इमिग्रेंट वर्कर्स की प्रेजेंस नेटिव बॉर्न वर्कर्स के लिए अलग अलग फ्रंट्स पर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प करती है। सबसे पहले तो बात यह है कि इमिग्रेंट वर्कर्स और नेटिव बॉर्न वर्कर्स अक्सर बहुत डिफरेंट स्किल सेट शो करते हैं, यानी वो यूएस की लेबर मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब को फिल करते हैं। इस कारण से वो सेम मार्केट में सेम जॉब्स के लिए एक दूसरे से compete करने के बजाय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, ज्यादातर इमिग्रेंट वर्कर्स अपने वेजेस को यूएस में ही स्पेंड या इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इसके चलते यूएस इकोनॉमी में कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है और नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। तीसरा, यूएस में मौजूद बिजनेसेस इमिग्रेंट वर्कर्स और कंज्यूमर्स की डिमांड के हिसाब से अपने ऑपरेशंस को यूएसए में ही एक्सपैंड कर पाते हैं। चौथा, अक्सर ये इमिग्रेंट्स नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ नए बिजनेसेस को जन्म देते हैं, जिससे यूएस लेबर मार्केट फर्दर एक्सपैंड होती है और यूएस की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये देखा गया है कि जिन ऑक्यूपेशंस में लार्ज नंबर्स ऑफ H1B वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम देखने को मिलता है। 2004 से 2022 के बीच इन ऑक्यूपेशंस में लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स दिखाता है कि यहाँ लेबर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा ही रही। इसके अलावा एक रिसेंट स्टडी में ये सामने आया कि 2005 से 2018 के बीच H1B वीजा स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में वर्कर्स के इंक्रीज ने उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डिक्रीज को फ्यूल किया है। ये डेटा भी इंडिकेट करता है कि H1B वर्कर्स ना तो खुद लो वेजेस अर्न करते हैं और ना ही बाकी वर्कर्स के वेजेस को ड्रैग डाउन करते हैं। आपको बता दें कि यूएस में 2021 में एक H1B वर्कर का मीडियन वेज $1,08,000 पर था, जबकि सेम पीरियड में एक एवरेज यूएस वर्कर का मीडियन वेज कुल $45,760 था। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि 2003 से 2021 के बीच H1B वर्कर्स का मीडियन वेज 52% से बढ़ा है।
जबकि इसी पीरियड में यूएस वर्कर्स के मीडियन वेज में कुल 39% की बढ़ोतरी हुई है। फिस्कल ईयर 2019 में H1B वर्कर्स हायर करने वाले 78% एम्प्लॉयर्स ने इन वर्कर्स को जो वेजेस पे किए हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा डिटरमाइंड प्रिवेलिंग वेज से ज्यादा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह H1B वीजा स्कीम यूएस की लेबर मार्केट को इंप्रूव करने में हेल्प करती आई है। लेकिन इस वीजा प्रोग्राम के इकोनॉमिक बेनिफिट्स केवल इन्हीं जॉब क्रिएशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बेनिफिट्स यूनाइटेड स्टेट्स की सभी कम्युनिटीज में अलग अलग लेवल पर ऑब्जर्व किए गए हैं। जिस तरह 2019 में कंडक्टेड एक रिसेंट स्टडीज में यह पाया गया कि यूएस में सक्सेसफुल H1B एप्लीकेशंस के हायर रेट्स वहां फाइल किए गए पेटेंट्स और साइटेशन से डायरेक्ट कनेक्शन शो करते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल फंडिंग और सक्सेसफुल आईपीओस या एक्विजिशन हासिल करने में ज्यादा कामयाब रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि फिस्कल ईयर 2017 से फिस्कल ईयर 2022 के बीच सबसे ज्यादा H1B पिटिशनर्स न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहे हैं। उसके बाद इनकी संख्या सबसे ज्यादा सैन जोस, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और डलास जैसे डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन एरियाज में देखी गई है। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई, H1B वर्कर्स द्वारा यूएस में इंपोर्ट की गई स्किल्स केवल उनके इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि नेशनल इमरजेंसीज को हैंडल करने में भी बहुत क्रिटिकल साबित हुई। उदाहरण के लिए 8 कंपनीज जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया, इनमें काम करने वाले 3,310 बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, केमिस्ट और बाकी साइंटिस्ट फिस्कल ईयर 2010 से फिस्कल ईयर 2019 के बीच H1B वीजा प्रोग्राम के थ्रू ही यूएस में इमिग्रेट हुए थे। साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स भी यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीजास पर मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्कीम के थ्रू यूएस इतने टैलेंट को इंपोर्ट करता है वो उसके लिए कितना क्रूशियल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 1990 में जब से H1B वीजा की कैटेगरी को क्रिएट किया गया है, यूएस कांग्रेस ने इसके तहत ली जाने वाली एप्लीकेशंस को लगातार रिड्यूस किया है। इन H1B वीजा की लो अवेलेबिलिटी के कारण पिछले कुछ सालों में वर्कर्स की सप्लाई ने डिमांड को हमेशा पीछे छोड़ा है और इसी के चलते ये कैप साल खत्म होने से पहले ही क्लोज हो जाती है। फिलहाल इसकी करंट एनुअल स्टैट्यूटरी कैप 65,000 वीजाज है, जिसमें से 20,000 एडिशनल वीजाज उन प्रोफेशनल्स के लिए रिजर्व हैं जो यूएस के किसी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री के साथ पास आउट होते हैं। फिस्कल ईयर 2023 के लिए ये कैप ऑलरेडी अगस्त 23, 2022 तक ही फुलफिल हो चुकी है। खैर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि H1B वीजा होल्डर्स यूएस के इकोनॉमी और उनकी सोसाइटी में कई सालों से एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यूएस इस सिस्टम के थ्रू दूसरे देशों के टैलेंट को अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर विवेक रामास्वामी इस सक्सेसफुल सिस्टम को स्टॉप या रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे उनका असल मकसद क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, विवेक रामास्वामी का कहना है कि यदि वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इस H1B वीजा सिस्टम को रिप्लेस करके इसको एक स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड सिस्टम में तब्दील कर देना चाहते हैं। असल में H1B वीजास का प्रेजेंट सिस्टम लॉटरी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से H1B वीजा को ऑब्टेन करने में कभी कभी H1B वीजा लॉटरी बेहद क्रूशियल हो जाती है। असल में इन वीजास के पिटिशंस पर हर साल एक लिमिटेड कैप आती है। यदि किसी ईयर में USCIS के पास अवेलेबल कैप पिटिशन से ज्यादा H1B एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए लॉटरी सिस्टम यूज करता है। इसमें USCIS सबसे पहले एक इनिशियल लॉटरी राउंड कंडक्ट करता है। इसमें कैंडिडेट्स को कंप्लीट H1B पिटिशंस फाइल करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस स्टेज पर बहुत से कैंडिडेट्स की पिटिशन अलग अलग कारणों की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ H1B वीजास के स्लॉट्स फिर से खाली हो जाते हैं और इन बची हुई H1B वीजा कैप्स को एलोकेट करने के लिए USCIS सेकंड या थर्ड राउंड लॉटरी भी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन विवेक रामास्वामी के मुताबिक ये एक इंडेंटेड लेबर का सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स और कंपनीज के बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, जिसको एक मोर मेरिटोक्रेटिक यानी मेरिट बेस्ड प्रोसेस से रिप्लेस करने की जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विवेक रामास्वामी खुद भी इस वीजा सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है, बल्कि उन्होंने पास्ट में इस लॉटरी बेस्ड H1B वीजा सिस्टम को 29 बार यूज किया है। हमने प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाई है जहां हमने बताया है कि विवेक रामास्वामी एक 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर टर्न्ड पॉलिटिशियन है।
इनका जन्म अगस्त 9, 1985 को सिंसिनाटी ओयो में एक इमिग्रेंट फैमिली में हुआ था। 2014 में इन्होंने यूएस में खुद का फार्मास्यूटिकल वेंचर रोइवेंट स्टैब्लिश किया था। रोइवेंट के जरिए विवेक उन ड्रग्स या केमिकल्स पर काम करना चाहते थे जिनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने छोड़ दिया था। इसके लिए रामास्वामी ने इन्वेस्टर से $93 मिलियन रेज किए। ये कंपनी 10 एम्प्लॉयज के साथ शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ये कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो करने लगी। 2017 में इसने सॉफ्टबैंक विजन फंड द्वारा एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप से $1.1 बिलियन रेज किए, जो किसी बायोटेक कंपनी के लिए अब तक के लार्जेस्ट फंडिंग राउंड्स में से एक था। आगे चलकर रामास्वामी को फोर्ब्स द्वारा अमेरिका के अंडर 40 रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और प्रेस्टिजियस 30 अंडर 30 की लिस्ट में सिलेक्ट किया गया। 2015 में रामास्वामी ने रोइवेंट का $315 मिलियन का आईपीओ लॉन्च किया, जो समय का सबसे बड़ा बायोटेक आईपीओ बन गया। 2018 से 2023 के बीच उनकी इसी कंपनी के लिए यूएस सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS ने 29 H-1B वीजा एप्लीकेशंस अप्रूव की हैं। H-1B वीजास पर रामास्वामी का स्टैंस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हार्डलाइन पोजीशन से एकदम मैच करता है। ट्रंप ने भी अपने प्राइवेट बिजनेसेस के लिए इसी वीजा सिस्टम के थ्रू बहुत से फॉरेन वर्कर्स को हायर किया, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव सेट करने की आई तो उन्होंने इसके अगेंस्ट बेहद हार्डलाइन अप्रोच अडॉप्ट की। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूयॉर्क वीजास को टेम्परेरी सस्पेंड करने के साथ साथ लाखों की संख्या में फॉरेन वर्कर्स को यूएस में एम्प्लॉयमेंट हासिल करने से बैन कर दिया। तो अब यहाँ डिबेट ये है कि क्या अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसीज होपलेसली आउटडेटेड हैं और ये कंट्री को एक बड़े ब्लंडर की ओर ढकेल सकती हैं, या फिर अमेरिकन जॉब्स और टैलेंट को प्रिजर्व करने के लिए इन पॉलिसीज को टाइटन करना नेसेसरी है। दोस्तों, अब जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह ये डिबेट भी दोनों ही तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करती है। इस सिस्टम के क्रिटिक्स के आर्गुमेंट्स काफी क्लियर आउट हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मुताबिक ये करंट H-1B वीजा प्रोसेस अमेरिका में स्किल गैप को फिल करके नेटिव वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय केवल अनस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। उनके मुताबिक लिमिटेड चॉइस होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ H-1B वर्कर्स यूएस वर्कफोर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय उनके साथ कम्पीट करती हैं। इनकी हायरिंग और एम्प्लॉयमेंट यूएस के नेटिव वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को सीवियरली इफेक्ट करती है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि H-1B सिस्टम में एडिक्वेट प्रोटेक्शंस की कमी इन वर्कर्स को भी एक्सप्लॉयटेशन का निशाना बनाकर रखती है। लेकिन वहीं दूसरी साइड इस सिस्टम के एडवोकेट्स कहते हैं कि अमेरिका सही मायनों में एक टैलेंट डेफिसिट से जूझ रहा है और अमेरिकन सोसाइटी में ये गैप दूसरे देशों के हाईली स्किल्ड टैलेंट को कैप्चर करके ही फुलफिल किया जा सकता है। H-1B को रेस्ट्रिक्ट करना ओवरसीज टैलेंट के इमेंस पूल को बाकी कंट्रीज के लिए छोड़ देने के बराबर है। वो कहते हैं कि आज अमेरिका का पूरा टेक सिस्टम एक बड़े पैमाने पर इमिग्रेंट्स द्वारा ही लीड किया जाता है। सिलिकॉन वैली की मेजर कंपनीज H-1B वीजास के पोटेंशियल को सबसे ज्यादा डेडिकेशन के साथ यूटिलाइज करती हैं। साथ ही इसके एडवोकेट्स ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम में 72% से ज्यादा H-1B एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस फर्स्ट स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दी जाती हैं। ऐसे में उनको अनड्यू फेवर देने या उनके द्वारा अमेरिकन जॉब्स को कैप्चर करने जैसे आर्गुमेंट्स फ्लॉड नजर आते हैं। खैर दोस्तों, ये डिबेट तो एक एंडलेस डिबेट है, लेकिन यहाँ हमारे लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यदि ये वीजा सिस्टम सच में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि H-1B वीजा इंडियन इंजीनियर्स के द्वारा सबसे ज्यादा चेस किया जाता है। हर साल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन 85,000 H-1B वर्क परमिट इशू करती है, जिनमें से 65,000 पीपल स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए काम करते हैं, जबकि 20,000 ऐसे फॉरेन वर्कर्स होते हैं जिन्होंने यूएस में रहकर ही मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है। आज की डेट में इनमें से लगभग 3/4 H-1B वर्क परमिट इंडियन प्रोफेशनल्स या कंपनीज को दिया जाता है। इस साल जुलाई में इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत उन्होंने H-1B वर्क वीजास पर हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की इनटेक को डबल करने का सुझाव दिया था। जाहिर है कि यदि सिस्टम में कोई चेंज होता है या फिर वीजा परमिट्स के नंबर्स को कम किया जाता है तो ये लाखों इंडियंस के यूएस में जाकर वर्क करने के ड्रीम को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं सालों से जिस इंडियन डायस्पोरा ने भारत की पकड़ यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स और यूएस के कल्चरल इकोसिस्टम में मजबूत बनाई है, वो पकड़ भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, केवल इस बेसिस पर इस जटिल डिबेट को रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। भारतीयों के पर्सपेक्टिव से यदि इस प्रॉब्लम का कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है तो वो यही है कि उनको इस लेवल की ड्रीम जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए किसी और देश के पॉलिटिकल मूड पर निर्भर ना रहना पड़े, किसी और देश की इंटरनल पॉलिटिक्स उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को मैनिपुलेट ना कर पाए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो इंडिया में रहकर ही अपने स्किल्स और टैलेंट को
पूरे पोटेंशियल पर रियलाइज कर पाए। इस मुद्दे पे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।